नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का आपका फुल लेंथ टेस्ट है और आज का टेस्ट किस चीज़ का है? तो इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर का टेस्ट है। 130 एमसीक्यू हैं इसमें। 130 के 130 सॉल्व कीजिएगा और उसमें से निगेटिव मार्किंग के लिए अपना जो आपको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। आपको कम से कम 60 मार्क्स लाना है। 60 मार्क्स का चैलेंज है आज का। 60 मार्क्स जो लोग ले आएंगे, यकीन मानिए इतना अच्छा पेपर है कि मैं इतना तो मान जाऊँगा कि उनकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है। उनका पकड़ बहुत अच्छा है जीएस पर, खासतौर से इकोनॉमिक्स में बात करूं तो। इसलिए सभी सवालों के अटेम्प्ट कीजिएगा, एक एक सवाल को, और क्वेश्चन को हल करके तार्किक रूप से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्ती तुक्का नहीं लगाना है। ओके, आए तभी हल कीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। 60 मार्क्स आपको लाना है। अगर आप ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि अगर नहीं सही हुआ तो आज सीख लेंगे इसको, और अगर सही हो गया तब तो कोई बात ही नहीं, नहीं सही हुआ तो सीख कर जाएंगे। ओके, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी निर्धारित की गई है? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2250 कैलोरी इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को मैच करना है। केसर का उत्पादन, काली मिर्च का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन, जीरा का उत्पादन शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। इसको मैच कीजिए एक बार। देखिए केसर का कहाँ उपजता है। अगर इसको आपने मैच कर लिया तो आप सभी को मैच कर ले जाएंगे। केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर हो जाएगा। पहला का 4 हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन तो इसका पूरा हो जाएगा। काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, हल्दी का उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है, और जीरा का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस कीमत को किसान के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसान के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? सोचिए, इमेजिन कीजिए कि 30 सितंबर को आपके सामने ये सवाल आया हुआ है और आप इसको हल कर रहे हैं। एक बार आंसर निकालिए इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य को बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, एमएसपी को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप याद कीजिए, स्टैटिक पोर्शन है ये। चौथे का आंसर हो जाएगा शिवरमन सिंह समिति की सिफारिशों पर की गई थी। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, ये मैच करना है आपको। और इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, आसान भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन संबंधित है। और काला क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित की गई? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ये सोवियत संघ की मदद से स्थापित की गई थी भिलाई इस्पात संघ। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आसान है स्तर के सवाल, अभी आगे आपको कठिन सवाल भी मिलेंगे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, 8वें सवाल पर। निम्न से मुद्रा का निकट स्थानपन या संनिकट कौन नहीं है? मतलब मुद्रा के बदले इनमें से कौन सा चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्थानपन्न या सन्निकट कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं मुद्रा के निकट स्थानपन्न है। ओके, रुपये के प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा उदय कुमार नामक व्यक्ति ने रुपये के चिन्ह को दिया था। ये इस तरह का चिन्ह जो होता है यही दिया गया था इनके द्वारा। ओके, निम्न से व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, माप किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा माप की जाती है सुलभ मुद्रा का? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा M3 के द्वारा। मनी मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा, M1, M2, MT, M4 पढ़ा होगा, जिसमें M3 में क्या होता है? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा होती है, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा। मांग जमा का मतलब होता है मांग जमा ही होता है उसका, और क्या मतलब होगा? रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा, इसको कहते हैं M1। और M1 में जब बैंकों में जो सावधि जमा है, मतलब किसी अवधि के लिए जमा किया गया है, टाइम जिसका बाउंडेशन लगा हुआ, उसको जब मिला देते तो क्या बन जाता है? M3 बन जाता है। और उपरोक्त में से M1 को संकुचित, M3 को व्यापक मुद्रा समूह का कहा जाता है, और M1 से M3 की ओर तरलता जो है वो घटता है, जबकि व्यापकता जो है वो बढ़ती जाती है। मनी मल्टीप्लायर नामक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पीटी एग्जामिनेशन। तो पीटी के लिए ज़रूर पढ़कर जाइएगा, किसी भी एग्जाम को देते हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा M3। निम्न से साख मुद्रा में किसे शामिल नहीं किया जाता है? 11 का आंसर हो जाएगा बैंक नोट को।
साख मुद्रा का मतलब क्या होता है? साख मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसको आप लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने बैंक नोट दिया है, भारत सरकार का रुपया दिया है या सिक्का दिया है, तो आप अगर उसको लेने से मना करते हैं तो आप पर देशद्रोही का मुकदमा दायर होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक नोट हो जाएगा। कृत्रिम मुद्रा के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है और ऐसी मुद्रा जो लेखांकन में प्रयुक्त होती है, बी और सी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आरबीआई का स्थापना मुंबई में हुआ था, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1935 में कोलकाता में हुआ था, ना कि मुंबई में। तो तीसरा गलत दिया हुआ है इसमें केवल और केवल 3 गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी पहला भी सही है। 1934 में इसका गठन किया गया था आरबीआई अधिनियम का। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था और आरबीआई का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर सर ओर्सबॉर्न स्मिथ थे और 1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। निम्न में से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए कौन सी विधियां परिणात्मक विधियों में शामिल हैं? परिणात्मक विधियां जो होती है, एक होता है गुणात्मक, एक होता है गुणात्मक, एक होता है परिणात्मक एक होता है, एक होता है गुणात्मक। साख नियंत्रण की विधियां हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की अलग अलग तरीके हैं, उनमें से कौन सा पूछा गया है कि परिणात्मक विधि में शामिल नहीं है? तो इनमें से क्या हो जाएगा 14 का आंसर? 14 का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता साख का नियमन। ये आपका गुणात्मक विधि है, न कि परिणात्मक विधि। परिणात्मक विधि उनको कहा जाता है जिनको एक थोड़ा सा छू देने से 1% के बदलाव से पूरा का पूरा देश में करेंसी का फ्लो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उनको कहा जाता है परिणात्मक विधियाँ, जिससे तुरंत परिणाम मिलता है। ओके। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने पहली बार वाणिज्यिक बैंक होने के बावजूद जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया था। 16 नंबर सवाल है कि गैर निष्पादीय परिसंपत्ति से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सत्य है? एनपीए के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला क्या है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 से अधिक रोका जाए, किसी वित्तीय वर्ष से मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके। सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्था कौन होता है? सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्था राज्य सहकारी बैंक होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? एनएसई के बारे में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। और बीएसई की स्थापना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसई की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। जिस साल में आर्य समाज की स्थापना हुई थी उसी साल। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधारों से है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? नरसिम्हन समिति जो है ये किससे जुड़ा हुआ है बताइए एक बार? बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। निम्न में से सेबी संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। बताइए एक बार क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा यानी कि इसके लिए एक्ट बनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजारों को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। कौन सा इसमें से सही होगा एक बार सोचिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कब से, एक बार सोचिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। ये मेजर चेंज वाला ईयर है, ये है 1936। निम्न से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व प्राप्ति में जो सरकार ने जो ऋण लिया है वो राजस्व में कैसे हो जाएगा? वो तो ऋण में शामिल होगा। राजस्व का मतलब होता है कर से आना चाहिए भाई, डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर, विदेश से सहायता, ये सब आना चाहिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा मद पूंजीगत व्यय में शामिल होता है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय में शामिल होता है ऋण भुगतान। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। और 266 अनुच्छेद संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक लगाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके। अगला है ई सहयोग परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ई सहयोग परियोजना किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आयकर विभाग ने। ई नैम का टैग लाइन क्या है? ई नैम का टैग लाइन क्या है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम फसल उत्तम इनाम। यही है ई नैम का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो आपके आसपास बाजार समिति होगा उसको बोलते हैं मंडी, वहाँ पर
सारे के सारे थोक भाव में किसान लाते हैं अपना सामान और बेच देते हैं। जो यूपी और यूपी पश्चिमी यूपी का इलाका, हरियाणा का इलाका, यहाँ पर होते हैं बड़ी बड़ी मंडियाँ, अपने यहाँ बाजार समिति कहलाती है। उसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट किसने दिया? तो भारत सरकार ने। और उसको क्या नाम दिया गया? ई नैम। पहले उसका नाम था नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब उसका नाम क्या दिया गया है? ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये आपके एग्जाम में सोचिए, पूछा हुआ है और आप जवाब दीजिए। इसका 27 का आंसर एक बार निकालिए। गलत होगा तो आपका निगेटिव मार्किंग लगेगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। कई सारे लोगों का बर्थडे हुआ होगा इस दिन। एंटी पोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? एंटी पोर्ट व्यापार का मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों भाई? तो ये सारे के सारे रिपोर्ट जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? त्वरित प्रवास बहुत ही खराब शब्द है, मतलब कि विदेशी मुद्रा जो बहुत जल्दी पलायन कर जाती है, उसका मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा होता है, वो ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा को कहा जाता है गर्म मुद्रा। इसका आंसर ए हो जाएगा। गर्म मुद्रा बाजार की अस्थिरता वाली स्थिति या बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है बंधुओं? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में, जिनके सिफारिशों के आधार पर 1999 में एक बड़े संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है? IRDA, IRDA, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। तो ये किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। निम्न से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? भारत निर्माण का अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाए, कृषि आधारित उद्योग। अगला क्या है? 15वें वित्त आयोग ने कुल वित्तीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है कितनी ज़्यादा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 10.86%। ये अगर आपने गलती की है तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। ये सब फैक्ट आपके सही होने चाहिए। इतना तो करंट अफेयर अब आपको पढ़ लेना चाहिए। आज 23 तारीख हो गया बंधुओं, और आपका अगले महीने के 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो अब आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आई डोंट नो। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं। मेरे मेहनत करने से क्या होता है? अगर आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, आप पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ना तो आप ही को है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना होता भाई। तो आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सवालों को निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा कम करने की कोशिश तो कीजिए। देखिए, पहले बिहार का हिस्सा था 9.67%, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10.06% कर दिया गया है। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलें। बिहार बाल बजट की शुरुआत कब से की गई थी? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 2013-14 से शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है किससे? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? अनाधिकृत पेयजल की बिक्री पर रोक से संबंधित ऑपरेशन थ्रस्ट। जो अनऑथराइज जो पैकेज्ड बोतल बेचे जाते हैं, बिस्लेरी का पानी का बिस्ली बिकता है, तो किनले का पानी बिकता है कीनू करके, तो वो वाले पानी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। सक्षम अभियान भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। निम्न से कौन सा भारतीय मुद्रा बाजार के घटक हैं, मतलब प्रकार हैं? कौन कौन से हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हैं। वाणिज्यिक बिल, म्यूचुअल फंड, कॉल मुद्रा बाजार, ये सभी हैं। उद्योग आधार ज्ञापन संबंधित है किससे संबंधित है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये संबंधित है MSME उद्यमियों से संबंधित है। उद्योग आधार ज्ञापन संबंधित है किससे? तो MSME से संबंधित है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई दिखती हैं? कौन सी समस्याएं जो अपनी अर्थव्यवस्था से हमेशा आपको जुड़ी हुई दिखती हैं? मुद्रास्फीति। देखिए, अभी भी मुद्रास्फीति आरबीआई ने परसों ही बोला है कि अब मुद्रास्फीति तो हमारे भी हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है महंगाई सामान्य अर्थों में। राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, निवेश की कमी, तो ये सारे ही हमें दिखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। ये सारी समस्याएं हमें दिखती हैं। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना आरंभ की गई थी? बताइए एक बार इसका आंसर। स्वावलंबन योजना कब शुरू किया गया था? और ये असंगठित क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें जो कामगार काम करते हैं उनके लिए है ये। तो ये कब शुरू किया गया था? 2010 में, बहुत साल पहले, आज से 13 साल पहले। अगले सवाल पर चलें।
भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण संबंधित है। अगला सवाल है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है? ऐसे ही कुछ कुछ सवाल आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से पूछा है, ये तो चंद्रमा पर से चंद्रयान-3 ने ये सवाल भेजा होगा। तो ये सवाल इसी पृथ्वी लोक का है, एक बार सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। ड्यूटी ड्रॉ बैंक उस शुल्क की पूर्ण या आंशिक वापसी है जिसे निर्यातकों ने निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान जो किया था उसी से संबंधित है। ड्यूटी ड्रॉ बैंक उस शुल्क की पूर्ण या आंशिक वापसी है जिसे निर्यातकों ने निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सेवाओं के निर्यात से, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग जो है या बीपीओ का उद्योग जो है, कॉल सेंटर बीपीओ, ये सब क्या है? ये सब सेवा सेक्टर हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रीकरण ये संबंधित नहीं है, ये हतोत्साहित करता है न कि प्रोत्साहित करता है। लाइसेंसिंग राज कहा जाता है इसको। वे पंजीकृत निर्यातक जिनके अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा स्टार व्यापार गृह के रूप में। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। 50 का आंसर हो जाएगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी। निम्न से किसने 1979 के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत रूप से व्यवस्था के समीक्षा करने के लिए समिति की अध्यक्षता की जिसने नाबार्ड की स्थापना का सिफारिश दिया था? किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? एक बार सोचिए और बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवास समिति की कमेटी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, पटना, दरभंगा, मुंबई, कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में है नाबार्ड का मुख्यालय, ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल है हॉट मनी के बारे में बताना है आपको। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? हॉट मनी किसको कहते हैं? जिसको छूने से हाथ में गर्मी लगता है उसको? नहीं, हॉट मनी खतरनाक और अस्थिर है, यह देश को खराब स्थिति में छोड़ देता है। सही कथन इसका आंसर बी ही होगा। 52 का बी होगा। हॉट मनी जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है और इसका इस्तेमाल छोटी अवधि के लिए लाभ लेने के किया जाता है उसे हॉट मनी कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? वित्तीय समावेशन इकोनॉमिक इंक्लूजन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करती है भारत का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वीडियो KYC सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है IDBI बैंक ने। बी आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जन्म लेने वाले कन्या के जन्म के समय कितनी राशि UTI के चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में निवेशित किया जाता है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 2000 रुपये निवेशित किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती पर लॉन्च किया? 56 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के जयंती पर। निम्न से कौन सी योजना 7 निश्चय 2 में प्रारंभ किया गया योजना है? कुछ कुछ इस तरह के सवाल दिखते हैं आपको एग्जामिनेशन में। याद आया 68वीं में जो सवाल आपने गलत किया था वो सब? तो उसी लिए मैं करवा रहा हूँ इसको, ताकि कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरा और कुछ भी कल्याण नहीं होता। आप लोग तो वीडियो भी शेयर नहीं करते हैं। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका हिस्सा है और इसको शुरू किया गया है। ओके, इसको शुरू किया गया है। ओके, 7 निश्चय 2 की बात हो रही थी। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। सरकार ने 22 विभिन्न भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया था। कुछ समय पहले का एक करंट है, लेकिन आपको तो मुझे आंसर बताना ही पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोनों सही दिया हुआ है। 11 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि किस केंद्रीय बैंक ने मंत्रालय ने नई चेतना अभियान को शुरू किया है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं आपके अमरजीत सिन्हा। बिहार के कृषि विभाग के द्वारा कृषि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये बिहान नामक ऐप की शुरुआत की गई है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? CRR को जब कम कर दिया जाएगा तो यानी कि रुपए का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा।
यानी कि मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कैश आने से क्या होता है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति की स्थिति क्रिएट होगी, लोगों के पास पैसे अधिक आएंगे शुरुआत में, लेकिन बाद में स्थिति खराब भी हो सकती है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। ये सही है, अधिक तरलता का मतलब होता है कैश अधिक होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सही। ऋण सस्ता हो सकता है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक क्या करेंगी, उनको सस्ता ऋण दे देगी लोगों को। अर्थव्यवस्था मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, अभी मैंने आपको समझाया कि बिल्कुल सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे के सारे सही हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड जो है ये आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देती, ये बैंकों को पैसा देती है। बैंक किसको देते हैं, तो बैंक आपको देते हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, ये सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है, सोचिए बताइए इसका आंसर। आसान सवाल है इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए एक बार, सोचिए, बाकी आंसर तो मैं बताऊँगा ही। असंगठित क्षेत्र है सबसे बड़ी समस्या, वो क्षेत्र जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है उसी को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। नेम से, जैसे आपके घर के बगल में जो टेंट हाउस का कारोबार चलता होगा उसके बारे में सरकार को थोड़ी ना पता है कि कितने मजदूर काम करते, कितना आय है उन लोगों का, लेकिन कारोबार तो एक चल रहा है, देश की जीडीपी में तो योगदान दे रहा है, लेकिन उसका गणना नहीं हो पाता राष्ट्रीय आय में, है ना। निम्न से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र व आवंटित किया जाता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अक्षर आंचल योजना से, इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना में से किस मंत्रालय ने लागू किया, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई आधारभूत संरचना विकास परियोजना का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया सागरमाला परियोजना। निक्षय पोषण योजना डैश रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निक्षय योजना ही शुरू किया गया, निक्षय पोषण योजना, जिसमें 500 रुपया भी दिया जाएगा रोगियों को कि आप अपना इलाज करवाएं, सही से खाना पीना खाएं, लेकिन 500 रुपया में क्या खाना खाएगा वो आदमी, बताइए। तो ये आपका शुरू किया गया है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा निक्षय पोषण योजना तपेदिक से जुड़ी है। भारत में तपेदिक के रोगियों के लिए भोजन खरीदने के लिए 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की एक सरकारी योजना है। तो तपेदिक, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टीबी। मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में कितना रुपया प्रदान करती है, 71 का आंसर हो जाएगा 6000 रुपये प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उनके मुताबिक कौन सा कथन सही नहीं है, 73 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 18%। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल है प्रत्येक के लिए 15% आपको रुपया मिल सकता है, 18% नहीं मिलेगा, 15%। ओके। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञ के गुट में KN राज एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था जिसको हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। किस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये थ्योरी किसने दिया था, तो ये थ्योरी दिया था ग्रेसम का नियम, यही थ्योरी कहलाता है कि काला धन जो है वो वाइट मनी को बाहर कर देगा एक दिन, यही कहलाता है। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा आय विषमता ज्ञात किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए बिहार सरकार ने किस आवासीय विद्यालय का चयन किया, 77 का आंसर क्या हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का चयन किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजना जीविका किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये 2007 में शुरू किया गया था। बिहार सरकार 7/2 में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात की गई है, 79 का आंसर हो जाएगा शिक्षा का उत्तम व्यवस्था पर बात की गई है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो उससे क्या होगा, उससे उस देश से क्या होगा, आयात करना तो उस देश में मुश्किल होगा, लेकिन वो देश खूब सारा सामान सस्ते सस्ते दाम पर बेच सकता है, यानी कि निर्यात सस्ता हो जाएगा उस देश से। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत मांग की संपूर्ण धनराशि घटाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव होता है, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपये करने का प्रस्ताव होता है। इंडियन फाइनेंसिंग सिस्टम कोड IFC कोड के बारे में आपको विचार करना है, कीजिए विचार। इसमें कुल 11 अक्षर होते हैं, इसका 5वां अंक 0 होता है। इससे पहले 4 अक्षर बैंक के नाम की जानकारी देते हैं, आखिरी के 3 अंक खाता धारक की जानकारी संबंधित होते हैं। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों के तीनों सही हैं।
और आखिरी जो चौथा स्टेटमेंट था ये गलत है। खाता धारक के बारे में IFSC कोड क्यों दान? IFSC कोड तो किसी बैंक ब्रांच का होता है, तो वो आखिरी का जो 6 अंक होता है बैंक के ब्रांच के बारे में बताते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि कर्ब ट्रेडिंग क्या है ये? कर्ब ट्रेडिंग तो क्या है ये? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बाहर प्रतिभूतियों के अवैध खरीद फरोख्त को क्या कहा जाता है? कर्ब ट्रेडिंग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अब कौन सा कथन सत्य नहीं है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे जो यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के सभी सत्य हैं। एक बार पढ़ लीजिए इनको। PC महालनोबिस मॉडल था, इसका मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था, 56 से 61 के बीच में चलाया गया था। अगला आपको मैच करना है, अलग अलग मुख्यालय आपको दिया हुआ उनको मैच करना है, तो 85 का मैच कीजिए एक बार। क्या हो जाएगा? देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य विकास कृषि संगठन जो है FAO, उसका रोम में है मुख्यालय। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका वियना में है। श्रम संगठन का कहाँ पर है? तो श्रम संगठन का है आपका जेनेवा में। और IMF का कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। इसका आंसर B हो जाएगा। 85 का आंसर B हो जाएगा। निम्न से कौन आपूर्ति संपत्ति नहीं है? अमूर्त संपत्ति नहीं है, माय मिस्टेक, सॉरी, अमूर्त संपत्ति नहीं है, तो ये आपका भवन। सरकार द्वारा रबी खरीफ की फसल की कटाई के समय घोषित खरीद मूल्य के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर होता है, हो सकता है, ये सत्य है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भी हो सकता है, ये भी सत्य है। B और C सत्य दिया हुआ है। MSP से कम नहीं होता है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश की डेहरी और पटरी वालों, छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान, याद कीजिए, इस योजना को शुरू किया था। कितने रुपए तक का लोन दे रही थी केंद्र सरकार? तो ये 10,000 रुपये तक का लोन दे रही थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह कितने रुपये का पेंशन प्रदान की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपको 3,000 रुपये का। अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा होता है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है। बिहार सरकार मोबाइल ऐप आधारित है, पोषण ट्रैकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण ट्रैकर का संबंध है बच्चों से संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन गोल्ड कॉलर वर्कर नहीं है? तो वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक ये गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं। ब्लैक कॉलर वर्कर होते हैं वो लोग जो खाद्यान्न वगैरह में काम करते हैं। और ये अलग अलग वर्क के सेक्टर हैं जिनको बांटा गया है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइब्रेरियन जो होते हैं ये गोल्ड कॉलर वर्कर में नहीं आते हैं। ब्लू कॉलर में आते हैं मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग के माध्यम से ब्लू कॉलर में आते हैं। व्हाइट कॉलर में वेतनभोगी पेशेवर होते हैं जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधन का कार्य करते हैं। रेड कॉलर सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी को रेड कॉलर कहा जाता है। ओपन कॉलर एक ऐसा वर्कर जो घर से खासकर इंटरनेट के जरिए काम करता है। जैसे मैं किस में आऊँगा? तो ओपन कॉलर में आऊँगा, कोई कॉलर नहीं। ओके, निम्न से किसी अनुसंधान केंद्र से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। शिमला कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। एग्रोनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो 95 का आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो सॉरी A। श्रमिकों की कार्य क्षमता उनके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य से संबंधित है ये। पहली बार गांधी जी की तस्वीर किस वर्ष भारतीय नोट पर पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो 97 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी 15 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय एजेंडा। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की निम्न वित्तीय संस्थानों पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना का सही क्रम लगाना है कि इनकी स्थापना जो हुआ है उसके हिसाब से सबसे सही क्रम लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा A, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। क्यों होगा भाई? तो IFCI जो है इसका स्थापना 1948 में हुआ था और ICICI बैंक का स्थापना 1955, IDBI बैंक की स्थापना 1964 और नाबार्ड की स्थापना 1982। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत नियम से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है। इसका आंसर D हो जाएगा। और मौद्रिक नीति RBI, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। भारत के विदेश व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। विचार कर लीजिए एक बार, देखिए इसका आंसर क्या होगा। भारत के व्यापारिक निर्यात इसके व्यापारिक आयात से कम है। ठीक है भाई। अगला है कि भारत का सेवा निर्यात इसके सेवा आयात से अधिक है। भारत से व्यापार सेवा भारत से अधिकांश सेवा निर्यात का गठन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है और तीसरा जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल पर चलते हैं। PM वाणी योजना का संबंध निम्न से किससे है? तो यह है आपका सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा देने से संबंधित है। विवाद से विश्वास योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो कर मामलों के समाधान से जुड़ा हुआ है। B आंसर हो जाएगा।
यूबीआई का विलय किस बैंक में हुआ था? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। 103 का आंसर हो जाएगा पीएनबी में इसका विलय हुआ। कैनरा बैंक का सिंडिकेट में, पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक, तीनों को मिलाया गया, बस यही विलय हुए हैं। चुनावी बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। आंसर निकालिए, मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ। आंसर निकालिए। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड द्वारा चंदा दिया जा सकता है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। चुनाव आयोग में पंजीकृत उस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से चंदा दिया जा सकता है जिसने पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट जिनको मिला हो। 1% से वोट कम मिला है तो आपको चुनावी बॉन्ड से आपको चुनावी चंदा नहीं मिल सकता है। महारत्न कंपनी बनने के लिए मानदंडों पर विचार करना है आपको। विचार कीजिए, इसमें से क्या होगा आंसर? पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 50,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। ये यहाँ पर गलत है कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा कारोबार होना चाहिए, ना कि 50,000 करोड़। तो ये पहला ही गलत हो गया, यानी कि पहला को अगर हम काट देंगे तो 3 ऑप्शन कट रहा है। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 को एक बार पढ़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? एनएच की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड पीडीएस की शुरुआत की गई थी? तो 107 के आंसर क्या हो जाएगा? 1997 में। एम्बर बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? तो 108 के आंसर क्या हो जाएगा? ये अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन से संबंधित है। ए आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की जांच की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, सीपीआई के आधार पर आरबीआई जांच करती है किसकी? तो मुद्रास्फीति की जांच करती है कि मुद्रास्फीति बाजार में बढ़ गई है या कम हो गई है, इसी के आधार पर जांच की जाती है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से जेंडर आधारित बजट शुरू किया गया? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 2005-2006 से शुरू किया गया। ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ये 2005-2006 से शुरू किया गया। स्टूडेंट रेडी स्कीम एवं आर्य प्रोजेक्ट निम्न से किस सेक्टर से संबंधित हैं? तो स्टूडेंट रेडी स्कीम और आर्य प्रोजेक्ट किससे संबंधित हैं? 112 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि संबंधित हैं। स्टूडेंट रेडी योजना और कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को व्यावसायिक अनुभव देने के लिए लाया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको व्यावसायिक अनुभव दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कारकों में निम्न से कौन शामिल नहीं है? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो उसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सभी उसमें शामिल हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना के सहयोग देने वाले देशों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए एक बार। 114 का आंसर निकालिए, मैं तो डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित है, सही है ये भाई। राउरकेला इस्पात संयंत्र फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से बना है, ना कि फ्रांस के सहयोग से। तो दूसरा को काट दीजिए, दूसरा जिसमें है, यानी कि इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से बना था, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। दूसरा में जर्मनी होगा, ना कि फ्रांस। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कितने रुपए का नोट जारी किया गया था? स्वतंत्र भारत में 115 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। 115 सवाल पढ़ चुका हूं मैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर, जो भी आपको इच्छा होता है शेयर कर दीजिए वीडियो को जहां भी संभव हो सके। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको प्रोफेसर VKRV राव को। प्रोफेसर VKRV राव को 1868 ईस्वी में लगाया था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले, लेकिन प्रोफेसर VKRV राव ने वैज्ञानिक गणना किया था पहली बार। 7 निश्चय 2 के तहत प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं, इनको आप ज़रा पढ़िए एक बार और निकालने की कोशिश कीजिए। मैं डायरेक्ट इसके आंसर पर जाऊंगा इसलिए कह रहा हूं, एक बार पढ़कर वीडियो रोककर इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ई कुबेर क्या है? तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? ई कुबेर। 119 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। 119 नंबर क्या है? सरकारी घाटे को कम करने के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें करने से सरकारी घाटे कम हो सकते हैं? तो करों में वृद्धि करने से, व्यय में कटौती करने से हो सकता है। 1 और 2 सही हो जाएगा। ऋण से सरकारी घाटे कम नहीं होता है, क्योंकि ऋण आपको चुकाना ही पड़ता है ब्याज के द्वारा। मनरेगा कार्यक्रम के अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि 120 का आंसर क्या हो जाएगा? यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है, जिसमें कानून बनाकर यह अधिकार दिया गया कि भाई आपको हम रोजगार देंगे ही देंगे, रोजगार अगर नहीं दे पाए तो आपको भत्ता देंगे। दुनिया की पहली ऐसी योजना थी ये। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, तो 122 का आंसर हो जाएगा राज्य सरकारों द्वारा कर लगाया जा सकता है।
भारत में निम्न राज्यों से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है। उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च किसका है? बिहार का है, फिर पंजाब का, फिर झारखंड का, फिर उत्तराखंड का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? 124 का आंसर हो जाएगा नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया। अटल इनोवेशन मिशन, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2019 से पूछा था, कंपनियों द्वारा बिना किसी शुल्क के कौन सा शेयर अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जाता है? तो ये कराया जाता है स्वेट शेयर, जिसको कहा जाता है स्वेट शेयर। 126 पर आ गए हम लोग कि डिजिटल हस्ताक्षर सेवा ई साइन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 126 का आंसर हो जाएगा 2005 से शुरू हुई है। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य केरल है। यह एक ऋण पत्र है। यह रुपये में जारी किया जाता है। 127 का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। मसाला बॉन्ड भारत के बाहर अगर किसी को पैसा लेना है, भारत का किसी राज्य हो, भारत का कोई कंपनी हो, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 128 का आंसर हो जाएगा सी। राजनाथ सिंह जी के द्वारा शुरू की गई। भारत में निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में सुधार लाने तो निम्न से कौन सा कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया? तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपकरणों में से किसके माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है? तो 130 का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 यानी कि बैंक दर नीति, नैतिक प्रत्यय, खुले बाजार की क्रिया के द्वारा लागू करता है। और 130 के 130 सवाल कंप्लीट हो गए। कितने नंबर आए आपके? ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।